नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण तारीख पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने देश के राजनीतिक नक्शे को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। जी, वो तारीख थी 21 मई 1991 और जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। हाँ, श्री पेरम्बदूर। माहौल बिल्कुल चुनावी था, जोर शोर से प्रचार चल रहा था। बिल्कुल। राजीव गांधी वहां एक रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उस रात जो हुआ उसने सिर्फ एक चुनाव अभियान को नहीं रोका, बल्कि पूरे देश को सच में हिला के रख दिया। हाँ, बहुत भयानक घटना थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक नेता की मृत्यु नहीं थी। ये उस समय देश की जो उम्मीदें थीं, उन पर एक बहुत ही क्रूर हमला था। सही कहा। आज हम जो भी उपलब्ध जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर उस रात की घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे की राजनीति क्या थी, साजिश कैसे रची गई और फिर भारत पर इसका क्या असर पड़ा। हाँ, और ये जानना जरूरी है। तो चलिए इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं राजीव गांधी के राजनीतिक सफर से। उनका राजनीति में आना भी कह सकते हैं काफी नाटकीय था। हाँ बिल्कुल। 1984 में जब उनकी माँ इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद ही वो सक्रिय राजनीति में आए। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता बने और फिर भारी बहुमत से प्रधानमंत्री। और उस समय वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, सिर्फ 40 साल के। जी हाँ, सिर्फ 40 साल के। और उनका जो शुरुआती कार्यकाल था वो एक विजन से जुड़ा था, भारत को 21वीं सदी में ले जाने का। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। टेक्नोलॉजी पर, खासकर कंप्यूटरीकरण और दूरसंचार पर उन्होंने बहुत जोर दिया। बिल्कुल। आज का जो डिजिटल इंडिया हम देखते हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उसी दौर में रखी गई थी। लेकिन इसी कार्यकाल में एक ऐसा फैसला भी हुआ जो काफी विवादास्पद रहा, जिसके नतीजे, जैसा आपने कहा, बहुत गंभीर निकले। आप श्रीलंका वाले फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने का फैसला और भारतीय शांति सेना यानी IPKF को वहां भेजना। जी, उद्देश्य तो नेक था। मतलब श्रीलंकाई सरकार और तमिल विद्रोही गुट लिट्टे, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम कहते, उनके बीच शांति स्थापित करना। पर हुआ बिल्कुल उल्टा, है ना। ये शांति मिशन बहुत जल्द एक सैन्य उलझन में बदल गया। IPKF का लिट्टे के साथ सीधा टकराव शुरू हो गया। हाँ, और यही टकराव दुर्भाग्य से राजीव गांधी के लिए जानलेवा साबित हुआ। लिट्टे ने IPKF के हस्तक्षेप को तमिल हितों के खिलाफ माना। उन्हें लगा कि भारत उनके संघर्ष को दबा रहा है। और उन्होंने सीधे राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया। बिल्कुल। खासकर लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन, वो उनसे बेहद नाराज हो गया और उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 मानने लगा। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि IPKF के वापस बुलाए जाने के बाद भी लिट्टे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। तो ये जो श्रीलंका में हस्तक्षेप का फैसला था, भले ही किसी भी इरादे से लिया गया हो, वो लिट्टे को इस हद तक भड़काने का कारण बन गया। देखिए, स्थिति बहुत जटिल थी। IPKF भेजने के पीछे कई रणनीतिक कारण भी थे उस वक्त। लेकिन हाँ, इसका एक अनपेक्षित और दुखद परिणाम ये जरूर हुआ कि लिट्टे ने राजीव गांधी को सीधे तौर पर निशाना बनाने का फैसला कर लिया। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, गुस्से में आकर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो साक्ष्य मिले हैं वो बताते हैं कि इसकी योजना महीनों से बन रही थी, पूरी गोपनीयता के साथ। लिट्टे ने भारत में जो उनका नेटवर्क था उसका इस्तेमाल किया और एक बहुत विस्तृत साजिश रची गई। ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि एक विदेशी संगठन भारत की धरती पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी योजना बना रहा था और उसे अंजाम देने के इतने करीब पहुंच गया। हाँ, ये खुफिया तंत्र और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। चलिए अब सीधे उस रात पर चलते हैं। 21 मई 1991, श्री पेरम्बतूर। वो चुनावी रैली, वहां का माहौल कैसा था? माहौल जैसा कि चुनावी रैलियों में होता है, काफी जोशीला था। हम्म, हजारों की भीड़ थी। लोग राजीव गांधी को सुनने आए थे। वो उस समय विपक्ष में थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता अभी भी काफी थी। हम्म, सुरक्षा व्यवस्था भी थी, लेकिन शायद जो खतरा आने वाला था उसकी भयावता का अंदाजा किसी को भी नहीं था। हाँ, अंदाजा कैसे होता? रात के करीब 10:10 हुए होंगे। राजीव गांधी अपनी कार से उतरे और मंच की तरफ बढ़ने लगे। और वो अक्सर लोगों से मिलते हुए जाते थे ना, थोड़ा सुरक्षा घेरा तोड़कर। हाँ, उनका यही अंदाज था। वो कई बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को कह सकते हैं नजरअंदाज करके आम लोगों के बहुत करीब चले जाते थे। उस रात भी ऐसा ही हुआ।
लोगों ने मालाएं पहना रहे थे, हाथ मिला रहे थे, नारे लगा रहे थे। और इसी बीच वो महिला आई, धनु। हाँ, इसी भीड़ से एक महिला, जिसका नाम बाद में धनु पता चला, वो हाथ में एक चंदन का हार लेकर उनकी तरफ बढ़ी। बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे कोई आम समर्थक हो। किसी को कोई शक नहीं हुआ? आसपास के सुरक्षा कर्मियों को किसी को भी? नहीं, उस वक्त बिल्कुल नहीं। शायद भीड़ और उस माहौल में वो पहचान में नहीं आई। वो राजीव गांधी के काफी करीब पहुंच गई। उसने भारतीय परंपरा का हवाला देते हुए, मतलब सम्मान दिखाने के लिए, उनके पैर छूने की कोशिश की। और जैसे ही राजीव गांधी नीचे झुके? हाँ, जैसे ही वो थोड़ा नीचे झुके आशीर्वाद देने के लिए, उसी पल धनु ने अपने शरीर पर कमर से बंधे हुए शक्तिशाली RDX बम का बटन दबा दिया। हे भगवान! और फिर एक जोरदार कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। जहां कुछ सेकंड पहले उत्साह और नारेबाजी थी, वहां अब सिर्फ आग थी, धुएं का गुबार था, चीख पुकार मची हुई थी और लाशों का ढेर था। कितना भयानक मंजर रहा होगा वो, कल्पना करना भी मुश्किल है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसने आसपास खड़े कई लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है उस भयावता को। कितने लोग मारे गए थे उसमें? राजीव गांधी और वो हमलावर धनु, उन समेत कुल 14 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी और दर्जनों लोग बुरे तरह घायल हुए थे। और शवों की हालत? धमाके ने शवों को इस कदर शत-विक्षत कर दिया था कि पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। खबरों के मुताबिक राजीव गांधी की पहचान उनके कपड़ों और खासकर उनके लोटो जूतों से हो पाई थी। वो दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस धमाके के फौरन बाद वहां क्या हुआ? मतलब घटनास्थल पर स्थिति क्या थी? पूरी तरह अफरा तफरी और दहशत। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, मांस के लोथड़े पड़े थे। जो लोग बच गए थे वो या तो सदमे में थे या बदहवास होकर इधर-उधर भाग रहे थे। चीखें सुनाई दे रही थीं। पुलिस, सुरक्षा बल? वो कुछ ही देर में पहुंचे, एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो नुकसान होना था वो हो चुका था। वो मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। और ये खबर देश तक कैसे पहुंची? पहली प्रतिक्रिया क्या थी? खबर जंगल की आग की तरह फैली। पहले सिर्फ धमाके की खबर आई, फिर धीरे धीरे अटकलें लगने लगीं और फिर पुष्टि हुई, राजीव गांधी नहीं रहे। पूरा देश सन्न रह गया होगा। बिल्कुल, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। अभी कुछ ही साल पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और अब राजीव गांधी भी इस तरह हिंसा का शिकार हो गए। ये जैसे राष्ट्रीय मानस पर एक बहुत गहरा आघात था। देश में शोक की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर दुकानें, बाजार अपने आप बंद हो गए। कुछ जगहों पर दुख और गुस्से में हिंसक घटनाएं भी हुईं। मीडिया ने कैसे कवर किया इसे? मीडिया ने इसे अभूतपूर्व कवरेज दी। उस समय टीवी नया नया फैल रहा था, रेडियो, अखबार, सब पर बस यही छाया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की बहुत कड़ी निंदा हुई। इसने दुनिया को दिखाया कि आतंकवाद का खतरा कितना बढ़ चुका है और उसकी पहुंच कितनी गहरी हो सकती है। जाहिर है इतने बड़े हमले के बाद तुरंत जांच शुरू हुई होगी? बिल्कुल। केंद्र सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। इसका नेतृत्व CBI के एक बहुत काबिल अफसर DR कार्तिकेयन जी को सौंपा गया। और जांच आसान नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच बहुत जटिल थी क्योंकि साजिश के तार देश के बाहर श्रीलंका तक जुड़े हुए थे। लिट्टे का नेटवर्क फैला हुआ था। तो जांच में मुख्य बातें क्या सामने आई? क्या लिट्टे का हाथ होने की पुष्टि हुई? हाँ, आखिरकार जांच ने धीरे धीरे पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसमें घटनास्थल से मिले सबूत बहुत अहम साबित हुए। खासकर एक स्थानीय फोटोग्राफर थे, हरिबाबू। अच्छा। हाँ, वो भी दुर्भाग्य से उस धमाके में मारे गए थे, लेकिन उनके कैमरे से जो तस्वीरें मिली वो निर्णायक साबित हुईं। उन तस्वीरों में क्या था? उन तस्वीरों में धनु को विस्फोट से ठीक पहले राजीव गांधी के पास साफ तौर पर देखा जा सकता था और भी कई संदिग्ध लोग नजर आए। जांच ने यह पुष्टि कर दी कि धनु लिट्टे की ही आत्मघाती हमलावर थी और उसने कपड़ों के नीचे RDX से भरी एक बेल्ट पहनी हुई थी। यानी ये एक सुनियोजित आत्मघाती हमला था जिसे लिट्टे ने ही अंजाम दिया था। एकदम सही। सिट ने इस मामले में फिर कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग या तो लिट्टे के सदस्य थे या फिर भारत में उनके मददगार थे, जिन्होंने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तरह की मदद मुहैया कराई थी। मास्टरमाइंड कौन था इसका? जांच में पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड शिवरासन नाम का एक लिट्टे कमांडर था।
वो हमले के बाद फरार हो गया था, लेकिन बाद में बैंगलोर के पास एक मुठभेड़ में वो मारा गया। इस पूरी जांच ने न सिर्फ लिट्टे की भारत में सक्रियता को उजागर किया, बल्कि ये भी दिखाया कि वीवीआईपी सुरक्षा में कितनी गंभीर खामियां थीं उस वक्त। हाँ, ये तो है। तो इस जांच और फिर जो कानूनी प्रक्रिया चली, उसका नतीजा क्या रहा? सजा हुई दोषियों को? हाँ, लंबी कानूनी लड़ाई चली। निचली अदालत ने कई अभियुक्तों को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजाओं को बरकरार रखा, कुछ को उम्र कैद में बदल दिया और कुछ लोगों को बरी भी किया। नलिनी श्रीहरन का नाम काफी चर्चा में रहा था। जी हाँ, नलिनी श्रीहरन, जो इस मामले में दोषी ठहराई गई थी और जिनकी सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था, वो हाल ही में काफी सालों बाद जेल से रिहा हुई हैं। अच्छा। इस घटना का एक बड़ा कूटनीतिक परिणाम ये भी हुआ कि भारत सरकार ने लिट्टे पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया और उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिट्टे पर दबाव काफी बढ़ा। निसंदेह इस हत्या ने भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। राजीव गांधी उस समय सिर्फ 46 साल के थे, एक युवा नेता। हाँ, उनकी हत्या से भारतीय राजनीति में, खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया। पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आर्थिक सुधारों का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर शुरू किया, ये सच है। लेकिन कांग्रेस को उसके बाद लंबे समय तक एक नेतृत्व संकट का सामना करना पड़ा। ये कहना तो खैर मुश्किल है कि अगर राजीव गांधी जीवित रहते तो भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा होता, लेकिन उनका न रहना यकीनन एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। बिल्कुल। और जैसा आपने पहले कहा, इस घटना ने वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया इसके बाद? इस हत्याकांड के बाद भारत में प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिसे एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देखती है, उसको पूरी तरह से रिवैम्प्ड किया गया। प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा सख्त कर दिए गए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई चूक न हो सके। आज भी 21 मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक दुखद घटना की बरसी नहीं है, बल्कि एक संकल्प भी है। किस तरह का संकल्प? ये दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद सिर्फ व्यक्तियों की जान नहीं लेता, ये राष्ट्रों की आत्मा पर, उनकी उम्मीदों पर, उनकी प्रगति पर हमला करता है। ये दिन आतंकवाद के हर रूप के खिलाफ एकजुट होने का और शांति के महत्व को समझने का संदेश देता है। राजीव गांधी का जो विजन था, खासकर भारत को तकनीक और आधुनिकता की राह पर ले जाने का, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना, ये सब उनके कार्यकाल की अहम देन है, जिनका असर आज भी हम महसूस करते हैं। हाँ, ये बात तो है। उनकी विरासत बेशक थोड़ी जटिल है। उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी रहे, जैसे शाहबानो मामला या बोफोर्स घोटाला, जिनकी चर्चा होती रहती है, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो आज की इस चर्चा से हमने उस दुखद रात की घटनाओं को, उसके पीछे की साजिश और उसके दूरगामी प्रभावों को समझने की कोशिश की। जी। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इस पूरी जानकारी के आलोक में ये सोचने वाली बात है कि किसी देश के शीर्ष नेतृत्व पर, मतलब टॉप लीडरशिप पर, इस तरह के लक्षित हमले का समाज पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये लोगों की राजनीतिक भागीदारी को या व्यवस्था में उनकी विश्वास को प्रभावित करता है? और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो भावना होती है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है? इस पर जरूर सोचिएगा।